नमस्कार। आज 24 जनवरी की तारीख और दिन बुधवार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ प्रेरणा। पॉडकास्ट में आज बात विपक्ष के इंडिया गठबंधन के भविष्य, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने और खेल की दुनिया की। और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। ममता बनर्जी और भगवंत मान ने अपनी अपनी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की कही बात। कांग्रेस बोली, ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना ही नहीं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन क्या चुनावी मैदान में साथ जा भी पाएगा? करेंगे इस सवाल की भी चर्चा। सीरियसली नहीं ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे। अपने को मजबूत करो। अगर गठबंधन करने की जरूरत पड़ती है बाद में तो देखेंगे, बाद में। ये लग रहा है इनका रवैया। बात होगी जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की भी, और जानेंगे क्या भारत रत्न देने से बीजेपी को होगा कोई लाभ। ये पॉलिटिक्स जो है, जो यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरी जगह तो अति पिछड़ा को उतना वोट बीजेपी को जाता है ज्यादा। यहाँ जब जनता दल यू के साथ रहते थे तब जाता था। तो ये खदशा तो हमेशा रहा है, इसीलिए उन्होंने ये कर लिया। खेल की दुनिया की भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रेरणा से पूरे दिन का हाल। रूस का एक सैन्य विमान इल्यूशन 76 यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगोरोद क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस की मीडिया में रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया जा रहा है कि विमान में कुल 74 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई है। देश की रिया नोवोस्ती समाचार एजेंसी ने बताया कि इस विमान में यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के पकड़े गए कर्मी भी सवार थे। रूस ने विमान की क्षति के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया है। रूस की संसद की रक्षा समिति के प्रमुख आंद्रेई कार्पोलोव ने कहा, आंद्रेई कह रहे हैं कि यूक्रेनी नेतृत्व को कैदियों की होने वाली अदला बदली के बारे में अच्छी तरह से पता था और उन्हें बताया गया था कि कैदियों को कैसे पहुंचाया जाएगा, लेकिन 3 मिसाइलों से विमान को मार गिराया गया। विमान को मार गिराने वाले मिसाइल प्रणाली है या तो पैट्रियट या जर्मन निर्मित IRIS-T। विशेषज्ञ इसका पता बाद में लगाएंगे जब वे सीधे दुर्घटना स्थल की जांच कर लेंगे। क्या आप अपने ही नागरिकों, अपने सैनिकों को मारने के पीछे की मानसिकता को समझ सकते हैं, जबकि यह सहमति हो चुकी थी कि वे उन्हें वापस ले लेंगे। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो इस पर गौर कर रहा है कि हुआ क्या है। लोग तुरंत किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि गजा में उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता और सभी बंदी वापस नहीं आ जाते। इस्राएल ने इससे पहले हमास के सामने एक प्रस्ताव रखा था जिसके तहत अगर हमास इस्राएल के सभी बंधकों की रिहाई कर देता है तो वो गजा में 2 महीने तक सीज फायर के लिए तैयार है। अब एक दिन बाद नेतन्याहू के इस बयान को जवाबी दबाव वाली बनाने वाली रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। उधर गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते 24 घंटे में इस्राएली हवाई हमले में 200 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। चीन के जिन्यू शहर में एक दुकान में आग लगने से कम 29 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी मीडिया का कहना है कि इमारत के बेसमेंट में लगी आग में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। दर्जनों आपातकालीन सेवा कर्मियों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की ASI रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वाराणसी जिला जज की अदालत ने इस बारे में आदेश देते हुए कहा है कि रिपोर्ट की कॉपी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। ASI ने बीते 18 दिसंबर को कोर्ट में रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने उसी समय रिपोर्ट देने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी और ASI के 4 हफ्ते तक रुकने के आग्रह पर अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर 31 जनवरी तक टाल दी गई है। वरिष्ठ वकील CU सिंह ने अदालत से कहा है कि वो सुनवाई के लिए तैयार थे, लेकिन कोर्ट की बेंच सिर्फ 1 बजे तक बैठेगी। ऐसे में इस केस की सुनवाई के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले पर 31 जनवरी को सुनवाई करने के लिए कहा है ताकि केस की सुनवाई के लिए वक्त रहे। 2023 में उमर खालिद की जमानत पर 1 दिन भी सुनवाई नहीं हुई थी। वो सितंबर 2020 से ही जेल में बंद हैं।
डोनाल्ड ट्रंप न्यू हैम्पशायर से रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। बीबीसी के सहयोगी चैनल सीबीएस के मुताबिक ट्रंप को 11 डेलीगेट्स मिले हैं और उनकी प्रतिद्वंदी निकी हेली को 8 डेलीगेट्स मिले हैं। प्राइमरी के नतीजों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के पास न्यू हैम्पशायर में कुल 22 डेलीगेट्स हैं। कुछ अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार जो बाइडेन भी डेमोक्रेट प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। हालांकि बाइडेन को बैलेट पर एक उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, न ही उन्हें डेलीगेट्स दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइडेन की उम्मीदवारी को लेकर उनकी पार्टी के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी हिंदी का ये न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। अभी प्रेरणा से आपने देश दुनिया की ताज़ा खबरें सुनी और अब पॉडकास्ट में बात चुनावी राजनीति और विपक्षी गठबंधन की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है प्रेरणा, जिसकी गूंज आज राजनीतिक गलियारों में काफी तेज सुनाई दी और लगातार बयानबाजियां इस पर होती रहीं। तो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, तो आज पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। उनका कहना है कि उनकी गठबंधन की जो सीटें हैं उसको लेकर कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई है। पहले सुन लेते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिर पत्रकारों से क्या कहा था। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ममता बनर्जी बांग्ला भाषा में कह रही हैं कि वो आज बंगाल में यात्रा कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन में हैं। उन्होंने हमें ये तक नहीं बताया है कि दीदी आपके राज्य में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी राज्यों में क्या करेंगे इसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में अकेले भाजपा से लड़ सकते हैं। इसके बाद ममता ने इंडिया गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि मेरी किसी से इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है। हमारी पार्टी इस सिद्धांत पर चल रही है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये असल में जो ममता बनर्जी का बयान है प्रेरणा, वो इस लिहाज से भी आया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो आज दाखिल होने जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो अब तक असम में थी और हमने देखा कि असम में किस तरीके का एक हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने तयशुदा रूट को तोड़ा है इस यात्रा ने। तो जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, जैसे तृणमूल कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि उनको इस बारे में कोई सूचित नहीं किया गया। वहीं नीतीश कुमार भी कहते हैं और यूपी में अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उनको भी यात्रा के बारे में, कोई रूट के बारे में या इसमें शामिल होने को लेकर कभी कोई बातचीत नहीं की, मशवरा नहीं किया गया। तो ममता बनर्जी के इस बयान के बाद कांग्रेस समेत बीजेपी की भी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हमने जिक्र किया, जो आज पश्चिम बंगाल में दाखिल होने जा रही है। तो दिन में इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चल रहे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संकेत दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के साझेदार एक और पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 11 सीटें जीतेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। जैसा कि आपने सुना, भगवंत मान 13 सीटों की बात कर रहे हैं और 13 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ही पार्टी एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडिया गठबंधन संगठित है।
अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। दीदी हमारे साथ ही रहेंगी, एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले कह रही हैं। लेकिन ये बयान आते ही बीजेपी के जो तमाम नेता थे उन्होंने इस पर बयान देना शुरू कर दिया। कई नेताओं ने बयान दिया, और बीजेपी तो लगातार इंडिया गठबंधन की आलोचना करती आई है, और वो इस गठबंधन को इंडी अलायंस कहती है, जब इंडिया भी नहीं कहती, इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस कहती है। तो बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है और देश नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है, भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। प्रतिक्रियाओं की बात हो गई शायद, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं ममता बनर्जी, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा की सीटों के लिहाज से ये पश्चिम बंगाल जो है वो काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पर 42 सीटें हैं। 42 सीटें हैं, और 2019 के लोकसभा चुनावों में बहुत अहम परिणाम देखने को मिला था, और उसी परिणाम के हिसाब से ये अंदाजा लगाया जाता था कि जो आगे का वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव होना था, तो उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीटें भी आईं। अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो टीएमसी ने उस दफे 22 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 18, यानी कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी कि वेस्ट बंगाल जैसी जगह पर उसका बहुत मजबूत कैडर भी नहीं था उस दौरान तक, और उसने 18 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और इसी बिना पर, और कहा जा रहा है कि इसी बिना पर टीएमसी और कांग्रेस के बीच में थोड़ा ये तय नहीं हो पा रहा है, सीटों को लेके एक तयशुदा बात नहीं हो पा रही कि कितनी सीटों पर लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए। इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, और एक सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर कह दिया भगवंत मान ने कि 13 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी 13 सीटों पे पंजाब में, तो अब यहां भी ये सवाल खड़ा होता है क्या दिल्ली में भी यही हाल होगा? और बिहार में भी यही चल रहा है। बिहार में हम आगे बात करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे अगले पड़ाव में, क्योंकि उसके भी कुछ संकेत ऐसे दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस तरीके के संकेत दिए हैं कि वो थोड़े नर्म दिखते हैं बीजेपी को लेके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह है जो इंडिया गठबंधन में एक राय बनती नहीं दिख रही है, और इस तरीके से कभी ममता बनर्जी का बयान सुनने में आ जाते हैं तो कभी भगवंत मान का भी बयान सुनने में आ रहा है। तो यही सवाल मैंने पूछा है, पहला सवाल, कि क्यों नहीं राय बनती दिख रही है इंडिया गठबंधन में, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से। समझ में नहीं आ रहा, या तो इन्होंने हथियार डाल दिए हैं कि भाई मोदी जीतेंगे ही तो अपना ही करो, अपना बेस बनाओ। क्योंकि अगर सच में देखो, सवाल ये भी नहीं है कि इंडिया जीतेगा, सवाल है इंडिया क्या बीजेपी और एनडीए को मेजोरिटी लाइन से नीचे ला देगा, उतना ही सवाल है ना। अगर नीचे हो गया मेजोरिटी फिगर से तो फिर और चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं ना, एक जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, एक अंकुश लग जाता है, तो हर एक इंस्टीट्यूशन को एक मैसेज चला जाता है। तो अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही क्यों इतने हथियार डाल लिए, इतना कड़ा रुख अपना रहे हैं एक दूसरे के प्रति। सवाल तो 2-3-4 सीटों का ही होता है ना हर स्टेट में। हाँ, लेकिन ये क्या वजह लगती है? क्या ये कोई दबाव की राजनीति करना चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दबाव देके सीट ज्यादा निकलवा ली जाए? जैसे 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल में, और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ 2 ही सीटें देना चाहती हैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली दफे सिर्फ 2 सीटें जीती थी। तो क्या ये एक तरीके से दबाव की प्रैक्टिस है? कांग्रेस अगर 7 मांग रही है जो कि कहा जा रहा है, तो हो सकता है ये बार्गेनिंग हो कि भाई हम 7 मांग रहे हैं, तुम 2 दे रहे हो। अब अगर आप यूपी में, कांग्रेस की हैसियत क्या है, 2 सीटों की है वहां भी,
तो अगर वो 15 सीटें मांगती है तो अखिलेश यादव कैसे देंगे? तो कांग्रेस को अपनी हैसियत समझना, या फिर कांग्रेस को लग रहा हम अपने से लड़ेंगे बाद में देखेंगे, और सबको लग रहा इंडिया बना तो लिया लेकिन अपने को बचा के रखो आगे की लड़ाई के लिए। ये लड़ाई इस वाली 24 वाली हम नहीं जीत रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी वही कह दिया है कि हम सेकुलर पार्टी हैं और हम लड़ने में दम रखते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता हैं भगवंत मान, पंजाब में कह रहे हैं कि हम 13 की 13 सीटें जो है जीत के रहेंगे। तो वही लगता है कि सब अपने अपनी राह पर चल निकले हैं कि सबको अपने अपने अलग अलग चुनाव लड़ना है। मुझे भी यही लग रहा सबको। एक नेता ने मुझे कहा था, एक रीजनल पार्टी के, बड़ी रीजनल पार्टी के नेता ने कहा था कि हमारी चुनौती है अपने को संभाल के रखना, अपने को बचा के रखना इस चुनाव में, ताकि आगे की लड़ाई हम लड़ सके। तो उनको नहीं लग रहा है कि 24 जीतेंगे या कुछ फर्क ला सकेंगे। लेकिन क्या लगता है कि किन चीजों पर अगर साथ में बैठे तो ये एक इंडिया गठबंधन मूर्त रूप ले सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं कि अगर मान के चलिए इन्होंने 400 सीटें ईयरमार्क की थी जब बम्बई में इंडिया की गोष्ठी हुई थी, तब कहा था कि 400 सीटें हमने ईयरमार्क कर दी हैं। अब 400 को भूल जाइए, अगर 200 में भी 1-on-1 कॉन्टेस्ट कर लेते हैं सीरियसली भाई ठीक है, लेन देन होता है, ठीक है आपकी हैसियत 2 की है पर मैं 4 दे रहा हूँ एक गुडविल के लिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो 1-on-1 से होगा, बाकी कुछ चीजें नहीं है। और माहौल बनाने में अगर इकट्ठा 8-10 नेता कैंपेन करते हैं अलग पार्टियों के। अब राहुल गांधी की यात्रा की टाइमिंग तो समझ में ही नहीं आती। टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी की, लेकिन अगर देखा जाए तो टाइमिंग तो उस लिहाज से ठीक ही है क्योंकि इलेक्शन तो अब आने ही वाले हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन उधर बीजेपी करती है तो इधर इन्होंने टाइमिंग देखते हुए यात्रा निकाल दी, पर कांग्रेस ने निकाली ना, इंडिया को तो उसमें शामिल नहीं किया ना। अगर इंडिया के साथ लड़ाई लड़नी है, अगर इंडिया चुनौती देगी, कांग्रेस नहीं अलग से, तो फिर इंडिया से विचार विमर्श किया क्या? वो तो कहते हैं हमसे कंसल्टेशन नहीं किया। क्या विचार विमर्श किया कि हम बंगाल में आएंगे तो यात्रा इकट्ठे होगी? वो नहीं किया, वो राहुल की यात्रा है। तो क्या माना जाए खटाई में पड़ गया है इंडिया गठबंधन? नहीं, खटाई में इस समय कहना तो प्रीमच जल्दी होगी कि खटाई में पड़ गया, पर ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे, अपने को मजबूत करो। अगर गठबंधन करने की जरूरत पड़ती है बाद में तो देखेंगे, बाद में। ये लग रहा है इनका रवैया। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जो कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन में एक रवैया देखने को नहीं मिल रहा है। यह बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस पॉडकास्ट को और बीबीसी हिंदी के सभी पॉडकास्ट को आप गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी सुन सकते हैं। आगे पॉडकास्ट में क्या होगा जानते हैं। तो जिस तरह से बीजेपी बहुत से लीडर्स को अप्रोप्रिएट कर लेती है, मतलब अपने कोर्ट में ले लेती है, जैसे किस तरह से गुजरात में वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल को तो कांग्रेस कहते हैं, तो उन्होंने अपने में अप्रोप्रिएट किया, उनके लिए इतना ये किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के पीछे क्या कोई राजनीति है? करेंगे इसका विश्लेषण। लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं YouTube और Facebook का, जिस पर हमारा ये पॉडकास्ट लाइव है और इस दौरान लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और कमेंट्स करने वाले कौन कौन हैं, कुछ टिप्पणियों को अगर प्रेरणा आप बताना चाहें। जी, मनोहर चमोली लिखते हैं कि वैसे विपक्ष जितना एकजुटता दिखाएगा भाजपा को ही मजबूत करेगा, ऐसा वो लिख रहे हैं। शंभू शरण लिखते हैं कि नीरजा चौधरी द्वारा जो विश्लेषण किया गया है वो बिल्कुल सटीक उन्हें लग रहा है। वहीं प्रज्ञा शिशु लिखती हैं कि ममता दीदी कोशिश कर रही हैं कि कोई और नहीं, केवल वो ही प्रधानमंत्री मोदी को रिप्लेस कर सकती हैं, उनकी जगह ले सकती हैं। विनय कुमार लिखते हैं कि वो अपनी एक टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं मदन लाल लंबोरिया लिखते हैं कि ममता बनर्जी भले ही सीटों का बंटवारा ना करे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष दलों की राह पर वो विपक्ष के साथ हैं। इसी तरीके से फेसबुक पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और नवनीत मिश्रा, कुलदीप सिंह जाखड़ और पंडित अजीतधर द्विवेदी, डीके परमार लगातार कमेंट कर रहे हैं। डीके परमार लिखते हैं कि गठबंधन को मजबूत बनाने की चाबी मायावती के पास है। ये बड़ा गजब उन्होंने जो है अपनी राय रखी है, जबकि मायावती अब तक कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल उन्होंने कह दिया है, लेकिन इनको लगता है कि गठबंधन को मजबूत इसी तरीके से किया जा सकता है। नवनीत मिश्रा कहते हैं कि पीके की जनसंकल्प यात्रा का बिहार में
बहुत प्रभाव है, ये नवनीत मिश्रा का कहना है। हाल ही पीके में मतलब एक प्रशांत किशोर। इंटरव्यू भी हमारे पन्ने पर प्रकाशित हुआ था, आप उसे देख भी सकते हैं। जी, फैसल अली ने शायद वो इंटरव्यू किया था। bbchindi.com के पन्ने पर जाकर देखा जा सकता है, और bbchindi.com BBC हिंदी के YouTube चैनल पर तमाम इंटरव्यूज देखे जा सकते हैं। बाल कुमार विरही, शमशाद समस्तीपुरी, मनोहर चमोली मनु, अशोक आर बैथा, ये सब कमेंट कर रहे हैं। इत्तेहादुल हक हैं, अरशद शेरा हैं। नवनीत मिश्रा कहते हैं कि बीजेपी का जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से कितना फायदा पहुंचेगा, वो तो उनका कहना है। अभी हम इस पर विश्लेषण भी करेंगे आगे कार्यक्रम में, बिल्कुल पड़ाव पर। और उससे पहले अगर हम एक बात कर लें, हम अभी ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी के साथ एक हादसा भी हो गया आज दिन में। वो बर्धमान से जो है वो एक बैठक में शामिल होकर लौट रही थी वापस राजधानी कोलकाता, लेकिन उसी दौरान उनकी कार हादसे में जो है वो घायल हो गई, उनको कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वो बहुत, अभी उन्होंने समाचार एजेंसी से बात भी की थी, तो चोटें बहुत मामूली हैं। तस्वीर भी सामने आई है शायद, जिसमें उनके बैंडेज लगा है नाक पे, तो उनको चोट लगी है, लेकिन बहुत गंभीर नहीं है चोट, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई। कार तेज़ रफ्तार में जा रही थी, तो उस दौरान ब्रेक लगाने पे जो है वो चोटें आई हैं। जी, तो कि हम टिप्पणी नहीं लेते, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि अगर विंडो है हमारे पास शाहिद, तो तौहीद अहमद ने एक टिप्पणी की है कि कांग्रेस को बंगाल, यूपी और पंजाब में जितनी सीटें मिल रही हैं उससे मान लेना चाहिए कि कांग्रेस को इसका भारी नुकसान हो सकता है। जी। वहीं मैं कुछ और टिप्पणियां लूं तो विजय दत्त लिखते हैं कि गठबंधन के सभी सदस्यों के हित राष्ट्रीय हित में ना होकर निजी हैं, सो ये होना ही था, सो हो रहा है, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, ऐसा वो लिखते हैं। धर्मेंद्र सिंह परिहार लिखते हैं कि वो ये कार्यक्रम बहुत पसंद करते हैं और वो रोजाना सुनते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको औरों को भी सुनाया करें क्योंकि बहुत अच्छा होता है। शेयर करें। संगीता खड़के लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक एक गुट निकल जाए तो महागठबंधन का क्या होगा। घनश्याम यादव कहते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू, आरजेडी आदि राजनीतिक लंबे समय से कर रहे थे। चलते हैं आगे बिल्कुल कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की नीतियों के लिए जाने जाने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया है। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। सोमवार को पूरे दिन चर्चा रही राम मंदिर की, और राम मंदिर पे हमने एक विशेष पॉडकास्ट भी किया पूरे 1 घंटे का। लेकिन कल शाम से सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का। प्रेरणा, और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है शाहिद, और ठीक एक दिन पहले कल शाम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कल शाम ही ये घोषणा की गई। और आपको बता दूं कि 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था बिहार में। और उनके बारे में अगर हम थोड़ा विशेष बात करें तो एक बार उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। एक दिलचस्प बात ये भी है कि दोनों बार जो है वो अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए, 2.5 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल कभी नहीं रहा। और खास बात ये भी है कि वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी कि ये सवाल सबके जहन में होगा क्योंकि बिहार के बाहर कई लोग हैं जो इस नाम से परिचित नहीं होंगे, जो आज की पीढ़ी है। तो वो कौन से मुख्य काम या उनकी नीतियां थीं जिनकी आज भी चर्चा होती है और जिनके बूते उन्हें आज ये सम्मान, जो देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान कहते हैं जिसे, वो दिया गया। बिल्कुल प्रेरणा, सामाजिक पुरोधा कहा जाता है जो समाज की नीतियों के लिए और निचले तबके की नीतियों को बनाने के लिए जिनको पहचान मिली। साल 1967 में वो पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी था और वो देखते थे कि अंग्रेजी की अनिवार्यता जो होती है उसके कारण बच्चे जो है वो मैट्रिक यानी 10वीं में फेल हो जाते थे। हम लोग ये बहुत कम जानते हैं क्योंकि ये जनरेशन जो 90s के बाद की पैदाइश वाली है उसको ये नहीं पता कि अंग्रेजी एक समय पे बहुत अनिवार्य विषय हुआ करता था। तो कर्पूरी ठाकुर ने जो है वो अंग्रेजी की अनिवार्यता को जो है वो खत्म कर दिया और जब मुख्यमंत्री बने तो मैट्रिक तक
की जो है मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की और बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। और बड़े दिलचस्प किस्सा भी है, ये हमारे जो पाठक हैं वो हमारे bbc-hindi.com के पन्ने पर आकर पढ़ सकते हैं। प्रदीप कुमार BBC संवाददाता हैं, उनकी स्टोरी लगी हुई है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है, बहुत दिलचस्प जिक्र है कि जो उस वक्त पास होता था बच्चा, मैट्रिक पास करता था, तो उसको कहा जाता था कि कर्पूरी योजना के तहत पास हुआ है, क्योंकि उसमें अंग्रेजी का विषय उनको पास करने की जरूरत नहीं थी, अनिवार्यता नहीं थी। किसानों की अगर थोड़ी बात करें तो किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर माल गुजारी टैक्स को बंद कर दिया था। मुंगेरी लाल कमीशन, आपको याद होगा कि उसे लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के चलते हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए थे, लेकिन समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। और इसी मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के चलते बहुत राजनीति हुई और उसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो सिर्फ 2.5 साल तक अपने पद पर रह पाए। रोजगार देने के प्रति उनकी ऐसी प्रतिबद्धता थी कि एक कैंप आयोजित किया गया था प्रेरणा, और उसमें 9,000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी गई थी। ये भी एक दिलचस्प जी, तो इनकी बात हो गई, लेकिन जब ये घोषणा हुई है जब से, शायद तो तमाम दल जो हैं, चाहे जेडीयू हो आरजेडी हो, सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है, ये सुनिए। तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। ऐसी ही मिलती जुलती बात आरजेडी के नेताओं ने भी की है। लेकिन ये सच है शायद कि बिहार के समाजवादी नेता लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार ने अचानक इसकी घोषणा कर दी है तो इसके मायने क्या हैं और चुनाव से ठीक पहले हुए इस ऐलान का राजनीतिक असर क्या होगा, ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता प्रियंका झा ने बात की वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद से। ये तो क्लियर है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो अति पिछड़ा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, खास करके जो पिछले साल 2 अक्टूबर के बाद जो कास्ट सर्वे जो बिहार में आया, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए कि हो सकता है मूव है। और उसके बाद उन्होंने वही कर्पूरी फार्मूला जो 1977-78 का था उसको बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने और रिजर्वेशन अति पिछड़ा जो बाइफरकेट करके और 65 किया प्लस 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है तो 75 किया। तो ये सब का इम्पैक्ट तो बड़ा पड़ रहा था बिहार पर, और ये चीज हो रहा था जब बिहार था तो बिहार से बाहर भी होगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा टाइमली है कि, और ये डिमांड तो डिफरेंट पार्टीज, खुद नीतीश और आलू इस टाइप के जितने लोग हैं जो कि उनके फॉलोअर रहे या उनके चेला रहे हैं, करते रहे थे कि इनको भारत रत्न मिले। तो बीजेपी ने इस सिचुएशन को इस्तेमाल किया अपने लिए, और बहुत टाइमली है कि चूंकि बिहार में बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है बैकवर्ड, खास करके एक्सट्रीम बैकवर्ड में जो बहुत प्रोमिनेंट फेस हो, तो उसका भी एक वजह ये हो सकता है कि उन्होंने, जैसे नीतीश हैं, लालू हैं तो बैकवर्ड में है, अति पिछड़ा में भी कर्पूरी ठाकुर थे तो वो भी समाजवादियों में थे, लोक दल, और इसका ये नॉन बीजेपी में थे। तो जिस तरह से बीजेपी बहुत से लीडर्स को अप्रोप्रिएट कर लेती है, मैंने अपने को में ले लेती है, जैसे किस तरह से गुजरात में वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल को, हालांकि ही वॉज कांग्रेसी, तो कांग्रेस के थे तो उन्होंने अपने में अप्रोप्रिएट किया, उनके लिए इतना ही किया। तो बिहार में भी चूंकि उनके पास ऐसे फेस नहीं थे तो ठीक है, दूसरे हैं उन्हीं को कर दिया जाए। और इसीलिए जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो मामला हुआ था अभी 2020 में जो इलेक्शन हुआ, जब सुशील मोदी को हटाया गया था, तो बीजेपी ने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो बनाए थे नीतीश के साथ 2020 सभी असेंबली इलेक्शन में, तो भी अति पिछड़ों को ही बनाया था। तो ये भी एक बड़ा कार्ड हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि कमंडल के बाद मंडल की राजनीति को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, तो क्या ये सही है और ये बिहार में संभव हो पाएगा लोकसभा चुनाव में? देखो, जब जनता दल यू और बीजेपी जब साथ हुआ करती थी या करती है जब भी, तब तो ऐसा होता था कि ओवरलैप करके वोट मिल जाता था कि अति पिछड़ा जो है। लेकिन 2015 में ये देखा गया असेंबली इलेक्शन में कि जब नीतीश चले गए, तो वो नीतीश जब लालू के साथ चले गए, असेंबली इलेक्शन 2015 का हुआ, तो उसमें हुआ ऐसा कि बीजेपी को लगा कि बीजेपी को सिर्फ 53 सीट आ पाया और 4-5 सीट और उसके अलायंस को जो लोक जनशक्ति पार्टी और
जितना मांझी को एक सीट जो कहते हैं मतलब 58 सीट आया आउट ऑफ 243। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि जब जनता दल यूनाइटेड से कुछ बैकवर्ड अति पिछड़ा वोट लालू के पास कम हो गया, लेकिन कुछ है, कुछ तो आ ही जाता है, लेकिन जब लालू और नीतीश जब साथ आ जाते हैं तो अति पिछड़ा जो एक्सट्रीम बैकवर्ड वोट है वो चला जाता है। तो ये पॉलिटिक्स जो है, जो यूपी मध्य प्रदेश और दूसरी जगह तो अति पिछड़ा का उतना वोट बीजेपी को जाता है ज्यादा, यहाँ जब जनता दल यू के साथ रहते थे तब जाता था। तो ये खदशा तो हमेशा रहा है, इसीलिए उन्होंने ये कर लिया कि पता नहीं अति पिछड़ा जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोट है, और नीतीश और लालू ने ऐसा कार्ड खेल लिया ये जो कास्ट सर्वे वाला उसको बढ़ाने का। तो ये है, उसको क्या ये करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए किया है उसने। विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद। और शाहिद, जाते जाते खेल की दुनिया का हाल थोड़ा बताएं। बिल्कुल, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज प्रेरणा कल से हैदराबाद में शुरू हो रही है और अंतिम 11 में किसको जगह मिलेगी ये कल ही पता चलेगा। वहीं टेनिस की दुनिया से एक शानदार खबर आई है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के साथ रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली उन्होंने। और सबसे उम्र दराज, बिल्कुल 43 साल उम्र है और वो नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी हैं। जी, तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के इस पॉडकास्ट में अब ये विराम देते हैं। बिल्कुल, इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो मैनेजर थे अजीत सारथी। कल फिर मुलाकात होगी सोमवार से शुक्रवार। तिलक राज भाटिया भी थे। बिल्कुल, माफ कीजिए, इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो मैनेजर थे तिलक राज भाटिया। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और प्रेरणा को दें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।